अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर अहमद है। मैं इंस्टीट्यूट द नर्सिंग कॉलेज ऑफ का नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर शिराज से, जो कि हम BLS के हवाले से हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तो मैं शिराज से को दावत देता हूँ कि वो BLS के ऊपर बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शिराज खान और आज हम BLS को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं स्टूडेंट के साथ। मैंने BLS कुछ सेशन ICRC के साथ इलारिज में 2016 में कंडक्ट किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि वही एक्सपीरियंस आप लोग के सामने रख लूँ। CPR क्या है? BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, आप लाइफ को सपोर्ट करते हैं। CPR मीन के कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी मीन के कार्डियक सिस्टम, पल्मोनरी मीन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप रेसिस्टेट करते हैं। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब आपकी ऑक्सीजनेशन कंप्रोमाइज है। पहले हम अगर CPR की बात करें तो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और काफी हद तक लाइफ को क्या करते हैं, सेव करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं। जितने रिसर्चेस हुए मेल में ज्यादा लोग रिवॉर्ड होते हैं, क्योंकि मेल में डायरेक्ट लोग CPR शुरू करते हैं। फीमेल में अमेरिका की अगर हम बात करें तो 39% मेल इससे लोग रिसीव करते हैं CPR जगह पर उनको इस चीज की जरूरत हो, और फीमेल की रेशो इससे थोड़ा कम है। तो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, हर जगह परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर भी आपको एक मरीज क्या हो, कार्डिक अरेस्ट में हो। हमने जरूर कार्डिक अरेस्ट और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में या हार्ट अटैक में फर्क करना है। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं और ये जो CPR हम करते हैं ये हम कार्डिक अरेस्ट वाले पेशेंट को करते हैं। तो MI या हार्ट अटैक क्या है? जब आपकी मायोकार्डियम लेयर, जो मिडल लेयर ऑफ द हार्ट है, वहां पर ब्लड सप्लाई, करोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई क्या हो, कंप्रोमाइज हो, वहां पर सप्लाई नहीं होगी, मायोकार्डियम लेयर को ब्लड नहीं मिलेगी तो कंट्रैक्ट नहीं होगा और हार्ट बाकी बॉडी को सप्लाई नहीं करेगा। वो ब्लड सप्लाई वाली डिसऑर्डर है, एक मसला है। बाकी हार्ट को अगर खुद सप्लाई नहीं मिल रही है तो हार्ट कंट्रैक्ट नहीं होगा, हार्ट कंट्रैक्ट नहीं होगा तो बाकी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कार्डियक अरेस्ट आपकी अनएक्सपेक्टेडली आपकी हार्ट स्टॉप हो जाती है और इसके लिए मेन कौन सा कंडक्शन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट की अगर हम बात करें वो अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो जाती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। हमने CPR कब करना है? हमने कार्डिक अरेस्ट में करना है। हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक में CPR नहीं करना है। अच्छा, हम CPR में दो सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह मैंने ऑक्सीजनेशन की बात की, कार्डिक सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन क्या है? आपके बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आपके सेल सर्वाइव नहीं करते। स्पेशली अगर हम ब्रेन की बात करें, CPR हम डायरेक्ट क्यों करते हैं? आपकी ऑक्सीजनेशन कंप्रोमाइज होती है और अगर आपकी ब्रेन को 4 मिनट तक ये ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर इरिवर्सिबल या निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, आपकी ब्रेन डेथ शुरू हो जाती है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए दोनों सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। इस CPR का मकसद ये है कि हमने इन दोनों सिस्टम पे रिससिटेट करना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को और रेस्पिरेटरी। क्योंकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ही ये आपके बॉडी के अंदर चली जाती है। हम एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस करते हैं, एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फिर होती है, लंग्स और ब्लड के दरमियान, ब्लड और सेल के दरमियान फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। इस तरह आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपके बॉडी को क्या करता है? पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। वही ब्लड एज ए ट्रांसपोर्टर काम करती है ऑक्सीजन को। ब्लड एक RBC के हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है? ट्रेवल करता है, वहीं पर टारगेटेड टिश्यू को ऑक्सीजन मिलती है। तो व्हाटएवर दोनों सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ हो तो इट्स मीन आपने क्या करना है? CPR करना है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। इसके लिए आपने क्या करना है? इन हॉस्पिटल भी हमें कुछ एक चेयर ऑफ वो है और आउट हॉस्पिटल भी है। आप CPR जरूरी नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल में करें। CPR आप किसी भी जगह, अगर आपको एक मरीज इस तरह अनरिस्पॉन्सिव मिल जाता है, एक विक्टिम, तो आप डायरेक्टली वहां पर CPR कर सकते हैं हर जगह पर। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बाकी लोगों को भी ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं होना चाहिए। आपने सेकेंड्स में मरीज को हेल्प आउट करना है, अदरवाइज ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इरिवर्सिबल डेथ शुरू हो जाती है। CPR के लिए मेन चीज क्या है? आपने उस स्टेप्स को फॉलो करनी है।
सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी सीन को आप सेव करें। आप किसी भी एक ऐसे मरीज को बचाते हैं जो कि अनरिस्पॉन्सिव है, तो डेफिनेटली वो अनरिस्पॉन्सिव किस वजह से है? क्या वो पानी में है, क्या वो फायर में है, क्या वो रोड पे पड़ा है? तो उसी जगह पर आप डायरेक्ट उसको रिसिसिटेट नहीं कर सकते। आपने उसको अपने आप को क्या करना है? सेफ रखना है। उसको पानी से साइड पे रखना है, उसको आग से निकालना है, रोड से साइड पे रखना है। आप रोड के बीच में सीपीआर नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिक स्पेस है और भी गाड़ी आ सकती है, और एज कम्पेयर टू एक उसके हेल्प आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? सीन सेव। अपने सीन को सेव करें, विक्टिम को सेफ जगह पर लेके जाए, अपने आप को सेफ रखें। सेकंड नंबर पर आप उसकी डायरेक्टली क्या करेंगे? रिस्पॉन्स चेक करेंगे। इज द विक्टिम या द पेशेंट या द पर्सन रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिव और नॉट। आप जेंटली उसकी इस तरह शोल्डर को टैप करेंगे, आर यू ओके? तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर दोनों सिस्टम या फिजिनेशन कंप्रोमाइज है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा आर यू ओके से, तो इट्स मीन ये आपका कौन सा स्टेप है? रिस्पॉन्स चेक करना सेकंड स्टेप है। आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आप क्या करेंगे? नजदीक जो भी आपके पास लोग हैं, अगर आप हॉस्पिटल में है तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कॉल करेंगे। आप बाहर है तो भी कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। मिसाल आप कंप्रेशन करेंगे तो ऑक्सीजन तो कोई भी दे सकता है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, एम्बोमिक तो आपके पास हर जगह नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप क्या है? कॉल फॉर हेल्प। फोर्थ नंबर पर आप मरीज की फिर दोनों सिस्टम को रूल आउट करेंगे, कार्डियक सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो कार्डियक सिस्टम के लिए आप कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। इस तरह क्या चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स क्यों चेक करते हैं? हमारे पास बहुत सारे पल्सेस है, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास पल्स होती है। अगर ये नहीं है तो इट्स मीन आपके हार्ट काम नहीं कर रहा है। आप 5 to 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कैरोटिड पल्स चेक करने में। आपने चेक कर लिया द पेशेंट पल्स रेट नहीं है, आप डायरेक्टली फिर क्या चेक करेंगे? रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में आप चेक करेंगे चेस्ट राइज। क्या मरीज की चेस्ट राइज हो रही है या नहीं हो रही है? चेस्ट राइज नहीं है, देन आप नोज के साथ लुक, फील एंड लिसन करेंगे। इस पे आप लुक भी करेंगे, आप लिसन भी करेंगे, फील भी करेंगे, इस तरह कोई चीज। तो इट्स मीन अगर ब्रीथिंग नहीं है, सो आप क्या कहेंगे? देयर इज नो ब्रीथिंग, देयर इज नो पल्स, इट्स मीन द पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट। तो आप डायरेक्टली क्या शाउट करेंगे हेल्प के लिए? एईडी के लिए आप हेल्प करेंगे कि गेट मी एन एईडी। आप एईडी के लिए आप हेल्प कॉल करेंगे कि मुझे एईडी चाहिए। जब आपको एईडी मिलेगी तब तक आपने फिर क्या करना है? पांचवा स्टेप डायरेक्ट आपने कंप्रेशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप दो सिस्टम को रेसिसिटेट कर रहे हैं। दो सिस्टम को अगर आप रेसिसिटेट कर रहे हैं, एक आप हार्ट को कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर, और एक आप रेस्पिरेटरी कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर कौन सी सिस्टम को पहले करना है? आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पहले रेसिसिटेट करना है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है कि मरीज में कितने टाइम तक अनरिस्पॉन्सिव होता है। ऑलरेडी अगर आप उसको ऑक्सीजन देंगे, मिसाल के तौर पर ब्रेथ देंगे पहले, तो ब्रेथ वो ले रहा है लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो ऑक्सीजन उसके काम नहीं आएगा। आप डायरेक्टली कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बॉडी में ऑलरेडी क्या है? ब्लड है, उसमें लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जरूर होता है, कम से कम वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक क्या हो जाए? चला जाए। तो दैट्स व्हाई आप सबसे पहले ब्रीथिंग से पहले क्या स्टार्ट करेंगे? कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन के बाद आप ब्रीथ करेंगे। 6 स्टेप ये होता है। फिर आप इस तरह 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ्स देते हैं। इस तरह आप 5 मरतबा इस तरह करते हैं, 2 मिनट्स में आप उसको कंप्लीट करते हैं। फिर अगेन इसको कहते हैं कि आपने एक साइकिल पूरा कर दिया। एक साइकिल के पूरा करने के बाद आप मरीज की दोबारा रिस्पांस को चेक करते हैं, दोनों सिस्टम को दोबारा चेक करते हैं। ये तो हो गया आपकी, अगर दोनों चीजें आपके पास नहीं है, कार्डियक फंक्शन नहीं है, मीन पल्स नहीं है, रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं है, मीन ब्रीथिंग नहीं ले रहा है, तो आप दोनों चीजों को करेंगे। आप कंप्रेशन भी करेंगे, 30 + 2 ब्रेथ्स देंगे। लेकिन इफ देयर इज नो पल्स बट द पेशेंट इज ब्रीथिंग, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है लेकिन पल्स नहीं है, तो इस कंडीशन में आप एक सिस्टम को रेसिसिटेट करना है। सिर्फ कौन सा? कार्डियोवास्कुलर। हार्ट पल्स रेट या हार्ट रेट आपको क्या इंडिकेट करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंडिकेट करता है। तो आप फिर जस्ट कंप्रेशन करेंगे। आप क्या करेंगे? कंटिन्यूस कंप्रेशन करेंगे। इस तरह एक साइकिल के बाद आप दोबारा पल्स रेट चेक करेंगे कि मरीज का पल्स रेट आया है कि नहीं आया है। हाँ, इफ देयर इज पल्स बट देयर इज नो ब्रीथिंग, तो आप फिर आप कंप्रेशन नहीं करेंगे, बिकॉज
cardiovascular function is working properly, but there is no breathing, it's mean respiratory system आपका काम नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में आपने जस्ट मरीज को क्या देना है, रेस्क्यू ब्रेथ देने हैं। रेस्क्यू ब्रेथ का ये है कि आप एडल्ट को 5-6 सेकंड में एक ब्रेथ देते हैं, 5 और 6 सेकंड में एक देते हैं। इसको आप कैसे काउंट करेंगे, मिसाल के तौर पर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 और आप फिर एक रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं। 5 सेकंड के बाद आप एक ब्रेथ देते हैं, इट्स मीन 6 सेकंड में आप एक ब्रेथ देते हैं। तो इसलिए एडल्ट्स को अगर आप सिर्फ रेस्क्यू ब्रेथ दे रहे होते हैं तो अगर आप 5-6 सेकंड में एक ब्रेथ देना होता है, तो इट्स मीन आप 1 मिनट में कितने ब्रेथ देते हैं, 10 ब्रेथ देते हैं। लेकिन बच्चों में थोड़ा सा आपने ब्रेथ्स को क्या ज्यादा देना है, रेस्क्यू ब्रेथ ज्यादा देना है, एवरी 3 to 4 सेकंड देना है, और ये आपके पास 16 से लेकर 20 तक बन जाती है। तो आप सेकंड्स को कैसे करेंगे, 1001, 1002, 1003 इस तरह। अच्छा, ये अगर आपको क्लियर हो गया कि कौन सा सिस्टम इफेक्टेड है, उसी सिस्टम के हिसाब से आपने रिससिटेट करना है। आप इस तरह की सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे, जितने मैंने स्टेप बता दिए कि सीन सेफ्टी, आप पेशेंट के रिस्पांस को चेक करेंगे, आप शाउट के लिए वो करेंगे, शाउट करेंगे हेल्प के लिए। 4 नंबर पर आप मरीज के दोनों सिस्टम को आप रूल आउट करेंगे, कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी। उसके बाद नहीं है तो आप एडी के लिए हेल्प के लिए कॉल करेंगे, और आप 6 नंबर पर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, 7 नंबर पर आप रेस्क्यू ब्रेथ देंगे, और 8वें स्टेप आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो अगेन आपने मरीज को क्या करना है, वो रीअसेस करना है। आप सीपीआर की हाई क्वालिटी की बात करते हैं। हाई क्वालिटी सीपीआर कब होती है, हाई क्वालिटी सीपीआर ये होती है कि आप अपनी डेप्थ को सही रखें, जो चेस्ट की डेप्थ हम बात करते हैं। नॉर्मल डेप्थ क्या होनी चाहिए, हम अगर एडल्ट्स की बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, या 1/3 चेस्ट की डेप्थ में आप करते हैं, 1/3 चेस्ट डेप्थ करते हैं। बच्चों में भी आप 1/3 करते हैं, और 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। 1.5 to 2 इंचेस होती है आपके एडल्ट्स में, और 1.5 इंच बच्चों में होती है। डेप्थ का ये होना चाहिए। अगर ये डेप्थ को आप अचीव करें तो इट्स मीन आप हाई क्वालिटी सीपीआर कर रहे हैं। आपकी जो कंप्रेशन कर रहे हैं इसकी रेट कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट में 100 से लेकर 120, उस रेट पे अगर आप कर रहे हैं इट्स मीन आप हाई क्वालिटी सीपीआर कर रहे हैं। अगर आप सही तरह एयरवे क्लियर है, हेड टिल्ट है, चिन लेफ्ट है, और ब्रीथ आप दे रहे हैं और ब्रीथिंग से चेस्ट राइज हो रही है, दोनों आप हाई क्वालिटी सीपीआर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो सीपीआर कब शुरू करना है आपको पता चल गया कि मरीज देयर इज नो ब्रीथिंग, देयर इज नो पल्स, लेकिन कब खत्म करना है, खत्म कब करना है, या तो आप उसके आगे आप नहीं कर सकते हैं, आपकी स्टेमिना खत्म हो जाती है, वो कंडीशन होती है। इसलिए कहते हैं कि फिजिकल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपनी फिजिकल हेल्थ क्या होनी चाहिए, अच्छी बनानी हो चाहिए। जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है ना, उसमें आपको क्यों फिजिकल हेल्थ से स्टार्ट किया जाता है कि आप फिजिकली हेल्थ होना तो आप मरीजों की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बाकी फिजिकलिटी के बाद आपकी इमोशनल, आपकी इंटेलेक्चुअल और आपकी स्पिरिचुअल वो फैक्टर आते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी डाइट लिया करें एज ए नर्सेज, आप सही तरह अपने आप को एक्टिव रखें कि फिर आप मरीज को जहाँ पर नीड हो आप उसकी हेल्प आउट करें। सेकंड नंबर पर कब आप सीपीआर को वो करेंगे, स्टॉप करेंगे, जब मरीज रिवर्ट हो जाता है। रिवर्ट मीन कि आपने सीपीआर कर लिया, रियासिस के दौरान आपको पता चल गया कि द पेशेंट हैज स्टार्टेड विद पल्स, द पेशेंट हैज स्टार्टेड विद ब्रीथिंग, तो आप स्टॉप करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली आप पोस्ट कार्डिक उसके लिए शिफ्ट करेंगे मरीज को। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कराते हैं कि परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये विक्टिम आ गया, मेरे पास एक मरीज पड़ा है रोड पे, तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूँगा, सीन सेफ, मैंने उसको साइड पे करना है, मैंने कर लिया। फिर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सीन सेफ। सेकंड नंबर पर जेंटली टैप, आर यू ओके, द विक्टिम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। द सेकंड स्टेप मैंने उसकी रिस्पॉन्स चेक किया, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई कॉल, नीड मी हेल्प, मुझे हेल्प की नीड है, या जो भी बंदा है आप उसको डायरेक्टली नाम से भी बुला सकते हैं, वट एवर अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश करें, आप लोकल लैंग्वेज में आप उसको बुला सकते हैं अकॉर्डिंगली। फोर्थ नंबर पर मैं इसको पल्स चेक कर रहा हूँ, कैरोटिड पल्स, देयर इज नो पल्स। मैं चेस्ट राइज देख रहा हूँ, नो चेस्ट राइज। मैं लोकेशन फील कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है ब्रीथिंग, देयर इज नो पल्स, नो ब्रीथिंग। 6 नंबर स्टेप मैंने इमीडिएटली स्टार्ट करना है, और कंप्रेशन स्टार्ट करने के लिए अपनी पोजीशन को अपने स्ट्रेट रखना है, ये वाले अपने बाजू को स्ट्रेट रखना है, और अपने स्टर्नम पे अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करके
इस हाथ के बेस को अपने यहाँ पर इस स्टर्नम के ऊपर आपने बिल्कुल यहाँ पर रखना है। इस तरह आपने रखना है, जिस तरह मैं हूँ, अपनी पोजीशन को इस तरह रखनी है। जब आप इस तरह पोजीशन करेंगे तो आप इफेक्टिवली जो जितने डेप्थ हमें चाहिए उस डेप्थ को आप अचीव कर सकते हैं। इस तरह आपने डेप्थ करना है। अच्छा, आप 100 से लेकर 120 कंप्रेशन पर ब्रेथ करेंगे इस तरह। ये जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, ये आप 1 मिनट में कितने कर सकते हैं? 100 से लेकर 120। ये आप प्रैक्टिस के साथ साथ आपको सारी चीज़ समझ आ जाती है। आप मिसाल के तौर पर आपने कितने कर लिए? 30 कर लिए। आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह आप काउंट करेंगे। आपने 30 कंप्लीट कर लिए। 30 कंप्लीशन के बाद आपके पास जो हेल्प के लिए बंदा है उसको आप क्या कहेंगे कि आप उसको ब्रेथ दे दें। सर आप 2 ब्रेथ्स उनको दे दें और आप एयरवे की टेक्निक भी उनको बता दिए। ये देखे एयरवे के लिए हम क्या करेंगे? हेड टिल्ट और चेन लेफ्ट करेंगे। और जिस तरह एम्बोबेग यहाँ पर पड़ा है, हम ईसी टेक्निक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये हमने ईसी टेक्निक बनानी। मिसाल के तौर पर ये मैं इस तरफ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग देख लें। ये चेन है ना, इसके ऊपर ये वाला फिंगर करके आप हेड को चेन को लेफ्ट करना है। हेड खुद बहुत क्या हो जाएगा? टेल्ट हो जाएगा। ये आपने सी इधर बना दिया। क्या बना दिया? सी। और ये आपने ई बना दिया। ये ई बना दिया और ये सी हो गया। ई सी टेक्निक आप जब यूज करेंगे ना तो एयरवे क्लियर के चांसेस ज़्यादा होती है। आपने एक ब्रेथ इस तरह दे दिया, डीप ब्रेथ। आप थोड़ा सबर करेंगे, चेस्ट की राइज और रिकॉइल हो गया तो फिर आप दोबारा 1 सेकंड बाद एक ब्रेथ देंगे। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 2 ब्रेथ देंगे। आपने एक ब्रेथ दे दिया इस तरह, एयरवे क्लियर करके, चेस्ट राइज हो गया, रिकॉइल हो गया, फिर उसके बाद आप दोबारा सेकंड ब्रेथ देंगे। तो 2 ब्रेथ्स पूरे हो गए। डायरेक्टली आप अपने उसको कहेंगे रिस्क्योर, फर्स्ट रिस्क्योर को कि आप डायरेक्टली फिर वो रिज्यूम करेगा विदाउट टाइम वेस्ट। और डायरेक्टली जैसे सेकंड ब्रेथ रिकॉइल हो जाए चेस्ट, डायरेक्ट आपने दोबारा क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। इस तरह 5 इस तरह की वो हम करेंगे ना तो इसको हम एक साइकिल कहते हैं। 30 कंप्रेशन रेशो 2 ब्रेथ्स। 5 मेरे कंप्लीट हो जाती है एक साइकिल और मरीज को रिएसेस करना है। मैं डायरेक्ट मरीज को रिएसेस करूंगा, ये मेरे जगह को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इधर कंप्रेशन के लिए आएगा और मैं ब्रीथिंग के लिए जाऊंगा। इस तरह आपने करना है। एडल्ट में जिस तरह मैंने बता दिया, डेप्थ भी बता दिया, चाइल्ड का भी डेप्थ बता दिया। अब ये है कि 30 कंप्रेशन रेशो 2 आपने ब्रेथ देने हैं। ये रेशो इन्फेंट में फिर वो चेंज हो जाती है। और जब आप क्या करते हैं? 2 हैंड टेक्निक जब आप इन्फेंट में यूज करते हैं उसके लिए फिर क्या हो जाते हैं? 15 रेशो 2 हो जाती है। अगर आप ये वाला टेक्निक यूज करें तो अगेन आपकी रेशो क्या हो जाती है? सेम होती है। लेकिन अगर आप 2 हैंड टेक्निक यूज कर रहे हैं तो आपकी रेशो क्या हो जाती है? 15 रेशो 2। वो हम इन्फेंट पे एक और सेशन कर लेंगे। बेसिक आपको सीपीआर का बेसिक चीजें पता हो। सीपीआर आप कैसे करेंगे, कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, स्टेप को कैसे फॉलो करना है, मेन चीज ये है। आप इसको आपको पहली बार इस तरह समझ नहीं आएगी। आपने इस पे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। इस पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस पे हम एयरवे पे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर हम कंप्रेशन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारे चीज़ें आप स्टेप वाइज करेंगे तो आप सीख जाएंगे। होप सो आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कोई? जी सर, क्या ये सीपीआर देने के बाद ये रिप जो होते हैं ये ब्रेक होते हैं सर? इफेक्टिव जो क्वालिटी सीपीआर की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी सीपीआर में आपकी चांसेस होती है कि मरीज की रिब्स को आप क्या करें? फ्रैक्चर करें। फ्रैक्चर हो सकती है। और क्वालिटी सीपीआर आप कभी कभी आपको करना पड़ता है क्योंकि अगर आप 2 साइकिल करते हैं मरीज नहीं हो रहा है रिवर्ट, तो आप जा सकते हैं क्वालिटी सीपीआर। और जितना आप डीप जाएंगे तो डेफिनेटली अब ज्यादातर केसेस में रिब्स क्या हो जाती है? फ्रैक्चर हो जाती है। लेकिन फ्रैक्चर है वो एक जस्ट एक बोन की फ्रैक्चर होती है, वो दोबारा ठीक हो सकता है अगर मरीज रिवर्ट हो जाए। आप उस फ्रैक्चर और इस चीज के तहत तक जा सकते हैं जब आप क्वालिटी और इफेक्टिव सीपीआर करते हैं। जी, प्रायोरिटी तो मरीज को रिवर्ट करना है। यस, यू वांटेड टू आस्क। एम्बोबेग नहीं हो तो फिर? एम्बोबेग नहीं है तो वही गुड क्वेश्चन। आपके पास हर जगह तो एम्बोबेग नहीं होता है।
आप माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं, इस तरह इसके माउथ के ऊपर माउथ रखकर। लेकिन आपके पास ज़रूर कोई कपड़ा कोई इस तरह की चीज़ हो तो आप माउथ को फिर क्या करें, कवर करें और इसके ऊपर बिल्कुल माउथ रख के ये बिल्कुल ओपनिंग को आपने कवर करना है और एयरवे को क्लियर करके आपने क्या रखना है, क्लियर करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है हमारे पास, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में फिर हमने ये हेड टेल चैन लेफ्ट वाली मैन्यूवर नहीं करना है एयरवे क्लोजर ओपनिंग के लिए, फिर हमने जा थ्रस्ट वाली वो यूज़ करनी है। इस तरह हमने जा को क्या करना है, थ्रस्ट करना है। क्योंकि अगर आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हर मरीज में हम सस्पेक्ट करेंगे कि मरीज की सर्वाइकल फ्रैक्चर हो, सर्वाइकल इंजरी हो, सर्वाइकल इस जगह की। अगर हम सर्वाइकल को इस तरह छेड़ते हैं तो वो इंजरी वर्स हो सकती है। तो हर एक जो वो होती है इंजर्ड मरीज होता है, आरटीए होती है, हिस्ट्री ऑफ फॉल होते हैं, तो उसमें हम जरूर क्या करेंगे, हम ये वाला मैन्योर यूज करेंगे, जा थ्रस्ट। अगर आपके पास अचानक मरीज कोलैप्स हो गया कार्डियक अरेस्ट में तो आप उसके लिए हेड टेल चैन लेफ्ट वाला मैन्योर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रॉमेटिक पेशेंट है, ट्रॉमेटिक पेशेंट में आपने जरूर क्या करना है, जा थ्रस्ट वाली मैन्योर करना है एयरवे को ओपनिंग के लिए। आपने सर्वाइकल कार्ड लगानी है, पहले सर्वाइकल कॉलर आपने जिसको सेव किया डायरेक्ट आपने जा थ्रस्ट करनी है तो सर्वाइकल विक्टिम का क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक जी, फरमा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब एक साइकिल खत्म होता है तो दूसरे मतलब डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसमें थोड़ा गैप देते हैं? आप बिल्कुल गैप नहीं देंगे। ये सीपीआर इफेक्ट की सीपीआर की 5वां पॉइंट में ये भूल गया कि आपने कोई ब्रेक नहीं लेना इसमें। जब आप इसको मुसलसल रखते हैं तब उस क्वालिटी सीपीआर में आती है। 4 चीजें मैंने बताई थी क्वालिटी सीपीआर की, 5वां ये कि आप ब्रेक नहीं करना है। एक साइकिल पूरा हो गया, मैं डायरेक्ट मरीज के असेसमेंट पे आ गया, मैं रीअसेस कर रहा हूँ मरीज को, ये डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। जब मैं कहूँगा कि अगेन देयर इज नो पल्स, देयर इज नो ब्रीथिंग, ये डायरेक्ट क्या करेगा, शुरू करेगा कंप्रेशन को। और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर आपको कोई मतलब ऐसा बीमार हो जैसा एड्स वगैरह है, हेपेटाइटिस, और आपके पास कपड़ा वगैरह वो भी नहीं होता, ब्रीथ किस तरह कर? इसमें मेन चीज ये होता है ना कि आपको विक्टिम आपके पास पड़ा है, मिसाल के तौर पर अगर बाहर पड़ा है तो आपको पता ही नहीं है कि ये इसको हेपेटाइटिस है या एड्स है, नहीं पता चलता है, तो आप कपड़ा यूज कर सकते हैं मरीज के लिए। हॉस्पिटल में है तो डेफिनेटली आपके पास मरीज क्या है, डायग्नोस हुआ होता है या हेपेटाइटिस है या वट एवर एड्स है, तो उसके लिए तो आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर एम्बोबैग यूज़ करते हैं और दूसरे एयरवे यूज़ करते हैं, वट एवर ईटीटी यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। हम इस डिटेल ईटीटी और एयरवेज की डिटेल फिर हम कभी कर लेंगे। मैं आपको जस्ट आज सीपीआर की बेसिक चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको बाहर तो नहीं पता ना, अगर आपको बाहर कोई विक्टिम मिलता है तो आप फिर कपड़ा यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। सो आपको समझ आया हो। फिर भी अगर इसको आप दोबारा कर ले, डिमॉन्स्ट्रेट कर ले, फिर भी समझ नहीं आओ, एनी क्वेश्चन हो तो ये वीडियो हम अपलोड करेंगे और उसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।